जी पूछिए। जी, ये सृष्टि रचना का काल आर्य समाज में कुछ लोग कहते हैं 1 अरब 96 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं 1 अरब 97 करोड़ है। तो इसमें कुछ प्लीज़ कुछ बता दीजिए। एक मिनट, 20 मिनट पर चर्चा चल रही। देखिए, हमारे पंचांग में, पंचांग का अभी जो इस समय वर्तमान पंचांग है उसके पृष्ठ 9 पर हमने सृष्टि गणना का पूरा हिसाब करके दिया हुआ है, और ये हिसाब सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। इस पर जितने भी तर्क रखे जाने थे, जो भी हमारे आकलन के समर्थन में गणित उपलब्ध है, उस सब का हमने एक लेख पंचांग के पृष्ठ 36, 37, 38 और 39 पर प्रकाशित किया हुआ है। उस लेख का नाम है सृष्टि संवत का गणितीय एवं ऐतिहासिक सत्यापन, और ये विभू का ही लेख है। तो मेरी आपसे अपेक्षा है, और सभी लोगों से ये अपेक्षा, ये निवेदन है कि एक तो आप इस लेख को पढ़ लीजिए, और दूसरी बात जो महर्षि ने दी हुई है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से 1 अरब 97 करोड़ की संख्या को ही सिद्ध करती। महर्षि ने उसमें लिखते हैं कि ये जो सृष्टि गणना है, सृष्टि आदि से ये जो गणना क्रम है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम लोग प्रतिदिन एक एक दिन के हिसाब बही खाते में के हिसाब की तरह इसको लिए हुए हैं। अद्यतन शब्द उन्होंने वहां दिया है, मैं बिल्कुल उसी का एक हिंदी रूपांतरण अपनी भाषा में बोल रहा हूं। ये सब वहां पर स्वामी जी ने लिखा है कि अद्यतन किए हुए हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है कि ये सृष्टि गणना कहीं भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा लिखा उन्होंने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र एक ही जैसी है, इसमें किसी को परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है। अब इन शब्दों के संदर्भ में आप देखेंगे तो 1 अरब 96 करोड़ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं है ही नहीं। स्वामी जी से पहले, स्वामी जी से भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये स्वामी जी की गणित नहीं है। ये लेखकों की है, कैसे है क्या है, इस विषय पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। आगे जो निर्णय निकलेगा वो स्पष्ट होगा। आज की तारीख पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार की जो गणित है, इससे ही ग्रहों की जो युगादि में शून्य स्थिति है ये सिद्ध होती है, 1 अरब 96 करोड़ से होती ही नहीं है। इस एक बात को आप इस लेख के माध्यम से स्पष्ट जान लेंगे, वो जान लीजिएगा, फिर आगे और भी बातें होंगी। आज इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। स्वामी जी नमस्ते। आचार्य जी, एक मेरे मन में शंका आ रही है कि जो अभी हम लोगों ने 22 दिसंबर मनाया, जिसे प्रचारित किया गया यूरोपीय वैज्ञानिकों और ज्योतिषाचार्यों के द्वारा कि सबसे छोटा दिन है। देखिए, वास्तव में मैं जब देख रहा हूँ तो सूर्य का उदय काल भी कुछ बड़ा है, और जो अस्त काल है वो भी जो है बड़ा है। तो कुल मिलाकर के दिन की जो लंबाई है वो कम हो रही है, और रात्रि की लंबाई बढ़ती जा रही है।
तो इसका अपने मकर संक्रांति से संबंध कैसा, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे तो बड़ा कृपा होगी। अवश्य अवश्य, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लें कि उत्तरायण और मकर संक्रांति एक ही दिन का नाम है। इस बात के पक्ष में कोई भी व्यक्ति एक भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, हाँ, मेरी बात, ये उत्तरायण और मकर संक्रांति अलग अलग है, इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता कोई। प्रमाण इस बात के मैं आपको एक नहीं अलग अलग शास्त्रों से कई दे सकता हूं कि उत्तरायण और मकर संक्रांति एक ही है। एक उदाहरण आपको सूर्य सिद्धांत का दे रहा हूं और फिर आपको इसका गणितीय एस्पेक्ट बताऊंगा जो आपने कहा है। भानोर मकर संक्रांति षण्मासा उत्तरायणम कर्कादेश तो तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायणम। अब देखिए, ये सूर्य सिद्धांत कह रहा है, सूर्य सिद्धांत कह रहा है कि भानोर मकर संक्रांति, भानु की मकर संक्रांति से षण्मासा उत्तरायणम, ये 6 महीने उत्तरायण के होते हैं। अब इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, भानु की मकर संक्रांति से और फिर उत्तरायणम, अर्थात जिस दिन भानु की मकर संक्रांति हुई उसी दिन तो उत्तरायण हुआ। अब उत्तरायणम, उत्तरायण तो आगे बढ़ता रहेगा ना, क्योंकि उत्तरायण अपने आप में 6 महीने का कार्यकाल है। संक्रांति और उत्तरायण घटना ये एक क्षण का काम है। संक्रांति और उत्तरायण का घटना ये एक क्षण मात्र है। लेकिन संक्रांति और उत्तरायण अगर एक ही साथ घटे हैं तो संक्रांति तो हो गई, लेकिन जो उत्तरायण है इसकी 6 महीने की यात्रा चलेगी। तो एक प्रमाण तो ये है। ऐसे ऐसे मैं आपको 4-5 प्रमाण दे सकता हूं और सब शास्त्रों से। अब अगली बात, गणित का अपना एक निश्चित सूत्र होता है। उत्तरायण कैसे होता है 21 दिसंबर को, इसका एक गणितीय सूत्र है और गणितीय सूत्र का मैं आपको वो सूत्र भी बता देता हूं। ज्या सूर्य क्रांति बराबर होता है ज्या सूर्य भोगांश गुणा गया ज्या परम क्रांति, ये सूत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो क्रांति और भोगांश है, भोगांश कहते हैं लॉन्गिट्यूड को अंग्रेजी में, और साधारण ज्योतिष की भाषा में कहते हैं ग्रह स्पष्ट। जैसे मकर संक्रांति के दिन का सूर्य स्पष्ट क्या होगा, ये सूर्य स्पष्ट शब्द जो मैंने कहा ये सूर्य के भोगांश के लिए। तो जो मकर संक्रांति है, मकर में संचरित होना, मकर कहते हैं 10वें खंड को, अर्थात 9 खंड बीत जाने के बाद, 9 खंड, चूंकि द्वादश प्रदय चक्रमेकम, द्वादश प्रदय प्रति प्रति प्रदय राशि राशि राशय, वेद में राशि के लिए प्रति शब्द है। तो ये जो 12 राशियां क्रांति वृत्ति की हुई तो एक खंड 30 अंश का हुआ, तो 9 खंड 9 गुणा गए 30 बराबर 270। तो जो 270 का मतलब हुआ वही तो उत्तरायण का मतलब हुआ। यानी उत्तरायण माने परम क्रांति। जो सूत्र मैंने आपको दिया है, इस सूत्र को आप रख लें अपने उसमें अभ्यास में, और इससे इसका अभ्यास आप कैसे करना है, आपको अलग अलग दिनों की क्रांति से अलग अलग दिनों का सूर्य भोगांश गणित करना है। और आप देखेंगे कि जो मेरे या हमारे जो पंचांग के अनुसार जो दिया हुआ है वो आपको हर बार सही मिलेगा, और जो पारंपरिक पंचांगों की गणित है वो एक भी बार सही नहीं मिलेगी। ये है बात खास। तो 270 अंश पार करने का अर्थ ही उत्तरायण हुआ। परम क्रांति पर ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं। आपकी बात का उत्तर पूर्ण हुआ। उनका जो प्रश्न था कि मकर संक्रांति जिस दिन घटित हो गई उसके पश्चात क्रमशः दिनमान बढ़ना चाहिए और रात्रिमान घटना चाहिए,
हाँ, ये थोड़ा रह गया, ये रह नहीं, गया, हाँ रह गया, ठीक है, हाँ ये बिंदु रह गया। अब आप देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना का भी एक सूत्र है, वो मैं सूत्र को स्पष्ट करने में रह गया कि सूर्योदय का अर्थ क्या होता है। सूर्योदय ऐसा है कि जो निरक्ष क्षेत्र है, निरक्ष कहते हैं भूमध्य रेखा क्षेत्र को, भूमध्य रेखा निरक्ष माने जहां अक्षांश नहीं है, अर्थात शून्य अक्षांश, शून्य अक्षांश के क्षेत्र पे सूर्योदय और सूर्यास्त हमेशा 6 बजे होता है। अब जिस भी स्थान के लिए आप सूर्योदय लेंगे, जिस भी स्थान के लिए आप सूर्यास्त लेंगे, आपको वहां का जो है एक तो अक्षांश पता होना चाहिए, और दूसरा उस दिन जो वेलांतर है, ये अब तकनीकी शब्द हैं पर आप इनको ऐसे ही ले लें, ये वेलांतर, और दूसरा उस दिन का चरांतर। तो वेलांतर, चरांतर और निरक्ष देश का सूर्योदय, ये मिलके बनते हैं किसी भी अक्षांश पर सूर्य उदय होने के समय की गणित का हिस्सा है ये। अगर आप इस तरीके से गणित करेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो पंचांगों में ये गणित दी हुई है उसके कुछ और मायने होते हैं, कुछ अलग ढंग भी है। सिद्धांत सम्मत गणित जो है वो है 6 बजे प्लस सूर्य चरांतर प्लस बेलांतर और प्लस देशांतर, एक देशांतर कहना भूल गया था मैं, 3 चीजें। इन 3 चीजों से आप सूर्योदय सूर्यास्त निकालेंगे तो 22 दिसंबर का सूर्योदय और सूर्यास्त, और 22 दिसंबर यानी जिस दिन परम क्रांति घटित हो रही हो सकता है कभी कभी 21 तारीख को हो जाए या मान लीजिए 23 तारीख को हो जाए, आपको वो दिन लेना है। तो उस क्षण का जो सूर्योदय और सूर्यास्त होगा वो सबसे लंबा रात्रिमान और सबसे छोटा दिनमान दिखाएगा। अगर अगले दिन का लेंगे तो दिनमान में चाहे भले एक पल की वृद्धि होगी, वृद्धि आपको साफ नजर आएगी। ये है गणित का सही तरीका, और इस तरीके से आप खुद करके देखें। एक बार फिर से बोल रहा हूं, 6 प्लस बेलांतर प्लस चरांतर प्लस देशांतर, इस विधा से जब गणित करेंगे, सिद्धांत सम्मत गणित है, यही सूर्य सिद्धांत की गणित है, इससे करेंगे तो अंतर नहीं आएगा। जी जी, ये बात स्पष्ट हुई कि जो हमारा वैदिक आर्ष पंचांग है उसमें जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिया है उसके अनुसार मकर संक्रांति के पश्चात दिनमान की वृद्धि और रात्रिमान का घटना प्रारंभ हो गया। इसका निकला सरल भाषा में जो सब लोग समझ सकते हैं। और हो सकता है कुछ पंचांगों में सूर्योदय सूर्यास्त का जो समय स्थानीय दिया हो उसकी गणना में कुछ त्रुटि हो सकती है। वैसे सामान्यता हमारी जानकारी में ठीक ही चल रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त का समय लगभग ठीक है। थोड़ा बहुत ये तो कुछ अंतर होगा तो हम लोग उतने नहीं है, उतना जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक बात है, ठीक है, आपकी बात से सहमत है। विभू जी से थोड़ी सी बात हुई थी, मुझे भी लगा था, तो उन्होंने यही बताया कि सामान्यता जैसे हम लोग 1 मिनट के अंतर से लिख रहे हैं, अब अगर सेकंड में कुछ परिवर्तन है तो ये भ्रम हो सकता है या त्रुटि प्रतीत हो सकती है। तो यदि सूर्योदय सूर्यास्त का समय सेकंड में लिखा जाए तो ये भ्रम बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो ये कुछ थोड़ा सा कहीं भ्रम हुआ, मुझे ही हुआ, तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सेकंड में यदि समय दिया जाए सूर्योदय सूर्यास्त का तो ये भ्रम नहीं होगा, मिनट में दिए जाने से 1-2 दिन ये भ्रम हो सकता है। तो फिर मैंने बाद में देखा कि वो ठीक हो गया। हमने अपने पंचांग के देखने के नियमों में ये बात स्पष्ट की हुई है कि हमने नियरेस्ट मिनट को ले रखा है। मान लीजिए 6:29:28 है तो हमने वहां 6:29 ही सूर्योदय रखा हुआ है, और अगर 6:29:31 हो जाएगा तो हमने उसे 6:30 कर दिया है। ये है, लेकिन आप लोगों को देखना ये है
कि जिस दिन सबसे छोटा रात सबसे बड़ी है, उस दिन सूर्य संक्रांति दिखाई गई है या नहीं। और दूसरी बात ये देखनी है कि उस तिथि के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष आ रहा है, वो जो है वो शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल पक्ष दिखाया गया है या नहीं। अगर दिखाया गया है तो सही है, और नहीं दिखाया गया तो पंचांग गलत है। आपको हमारे पंचांग में ये गलती नहीं मिलेगी जी। जी, अब बात स्पष्ट हो गई होगी। यदि किसी और को कोई और चर्चा करनी हो तो पुलकित जी देखें, आगे बढ़ाएं। आचार्य जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी मकर संक्रांति 14 तारीख या 15 तारीख में जहां भी आ रही है, उसके ठीक 6 माह पश्चात कर्क संक्रांति आना चाहिए। जी हाँ, ये सामान्य तौर पर बिल्कुल सही है। 180 अंश पर जो है उत्तरायण और दक्षिणायन का एक सीधी रेखा होती है। परम क्रांति टू परम क्रांति तक जाने में सूर्य को उतना ही समय लगेगा। जी, मैं स्पष्ट करूं थोड़ा सा जो वो कहना चाह रहे थे। हरीश जी, बात ये है कि मकर संक्रांति हुई कब? मकर संक्रांति जिस दिन दिनमान सबसे छोटा रात्रिमान सबसे बड़ा हुआ, उस दिन मकर संक्रांति हुई, और उसके 6 मास के पश्चात कर्क संक्रांति अर्थात दक्षिणायन हो जाएगा। और वो होता ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, जिस दिन भी हो। तो वो बात तो ठीक है, मुझे लगता है। और उस दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। जी जी, वो तो होगा ही। तो हरीश जी, आपकी बात स्पष्ट हो गई है, तो संभवतः अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनको भी सुन लिया जाएगा। स्वामी जी, इसमें एक चीज की जो बात आ रही है कि जो यूरोपीय पाश्चात्य लोगों ने हमको दिया हुआ है कि 22 जून और 22 दिसंबर, तो ये तो राशियां उनके हिसाब से तिथियां हो सकती है दिन की लंबाई और छोटे होने के लिए, देखिए हमारे देश के लिए लागू नहीं होंगी, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ये मैं ही स्पष्ट कर दूं, इसमें आचार्य जी को कष्ट करने की आवश्यकता। आचार्य जी, मैं ही बता देता हूं, बहुत छोटी बात है। जब ईस्वी सन ये कैलेंडर नहीं थे, तो भी ये संक्रांतियां ऐसे ही होती थी। मुख्य बात यह है, दिनमान सबसे छोटा रात्रिमान सबसे बड़ा होगा, तो हम उसे उत्तरायण या मकर संक्रांति कहेंगे। वो जब ये यूरोपियन कैलेंडर नहीं बना था तब भी सत्य था, जब हम उससे परिचित नहीं थे तब भी होता था। ये तो सुविधा के अनुसार बता दिया गया, क्योंकि इस समय उसका प्रचलन है कि मकर संक्रांति सामान्यतः 21, 22, 23 दिसंबर को पड़ सकती है। वो भी बताया कि आवश्यक नहीं 22 पड़े, कभी वो 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। ऐसे ही कर्क संक्रांति 21 जून सामान्यता कही जाती है, हो सकता है कभी वो 20 जून या 22 जून भी हो जाए। तो वो इनके कैलेंडर से नहीं पड़ती है, पड़ती है भूगोल और खगोल के अनुसार। जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर होगा या मकर रेखा पर लंबवत होगा, दिनमान सबसे छोटा रात्रिमान सबसे बड़ा होगा, तो हम उसे मकर संक्रांति या उत्तरायण कहेंगे। वो अंग्रेजी कैलेंडर में कोई भी तारीख हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, समझे। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी बोलिए, कुछ आप कहना चाह रहे थे तो बताएं। हाँ, अजय जी की बात हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, पुलकित जी देखें और आगे बढ़ाएं। अजय जी को चाहें तो आप कर सकते हैं माइक, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं, किसी और की कोई बात हो तो देख लीजिए। मुझे भी नहीं सुनाई दे रही है कोई आवाज। जी, वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। आप सभी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य जी जुड़े हैं, तो प्रश्न हो तो जी देवांग जी आप पूछना चाह रहे हैं, जी पूछिए।
जी नमस्ते पंडित जी। तो जैसे हम लोग ये दीपावली मना रहे हैं, जैसे भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे, वो तो चैत्र मास में थी, तो ये तो दीपावली भी गलत मना रहे हैं क्या पंचांग के हिसाब से? बोलो जी। देखिए, दीपावली तो क्या, पंचांग जो आपके हैं उनके अनुसार जितने भी त्योहार मन रहे हैं सबके सब गलत मन रहे हैं। बात सिर्फ दीपावली की नहीं है। बात मैंने जो दक्षिण भारतीय कैलेंडर के बारे में बात करते हुए जो स्पष्ट किया था वो यही तो है। जब संक्रांतियां सही नहीं लोगे तो आपके सौर मास सही नहीं होंगे, और जब सौर मास सही नहीं लेंगे तो चांद्रमास सही नहीं होंगे, और जब चांद्रमास भी सही नहीं होंगे तो जो त्योहार आपने मनाए हैं वो चंद्रमासों के हिसाब से वो कहाँ सही हो जाएंगे? तो त्योहार तो सारे ही गलत हो रहे हैं। लेकिन आप जो दीपावली का है उसकी दीपावली के नियम अलग हैं। दीपावली उन नियमों के अनुसार कब होनी चाहिए वो आपको वहां मनाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि पंचांग आपका जब तक सही नहीं होता तब तक सारे ही त्योहार गलत मन रहे हैं, एक दीपावली को ही क्यों लेते हैं? नहीं तो अभी ये बदलाव हो सकता है क्या? सरकार कर सकती है या जन जन कर सकते हैं? देखिए, सरकार ने, मैं आपको एक बात, तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने वाली है या कर सकती है। सरकार का खुद का जो कैलेंडर है, आपको शायद आप लोगों को ये जानकारी में पता नहीं है या नहीं है, भारत सरकार का वो कैलेंडर नहीं है जो आप जिस पर चलते हो। राष्ट्रीय दिन दर्शिका, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय दिन दर्शिका वो है जो भारत के लोगों को पता ही नहीं है, और मनाना तो रात दूर। तो जब भारत सरकार अपने खुद के कैलेंडर को नहीं मनवा पा रही है, आपको ताजुब होगा कि भारत सरकार का जो वर्ष शुरू होता है वो बसंत संपात से शुरू होता है, और वो 22 या 21 मार्च से शुरू होता है, और उसमें 1952 से मधुमादवादी महीनों का क्रम दिया हुआ है। अभी 2004 से उन्होंने उसको क्रम को बदल दिया है अपने आप ही, जबकि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये भारत की संसद ने पास किया हुआ है, और भारत की संसद ने पास किया हुआ है तब ये हाल है कि उसको भारत, सिवाय ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के सिवाय उसकी घोषणा कहीं नहीं होती है, और कोई नव वर्ष 22 या 21 मार्च को नहीं मनाता है। सारा भारत 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को नया वर्ष मनाता है। तो भारत सरकार जब अपना कैलेंडर के बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, आप प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको पत्र आए तो आप देखिए उस पत्र में तिथि क्या लिखी हुई है। उस तिथि में बाकायदा वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि लिखी होती है। सरकार अपने कार्यक्रमों में उन तिथियों को लिखती है, लेकिन जनता उसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है, और न वो कुछ कहीं जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, परंतु आप त्योहार मनाना शुरू कर दोगे और आपका एक जनसमूह, बड़ा विशाल जनसमूह तैयार हो जाएगा, तो सरकार को आपकी चीज लगानी पड़ेगी। आपको मालूम, महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म तिथि की मैं बात कर रहा था, 12 फरवरी 1824। 12 फरवरी 1824 को 21 संवत 81 था ही नहीं, और भारत सरकार ने भी वही लगा रखी है। मैंने गूगल में कंप्लेंट दर्ज कर रखी है, गूगल सूचना डालिए आप, महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म तिथि मांगिए तो वो आपको 12 फरवरी 1824 देता है। तो जो प्रचलन में होता है, सारे सूचना प्रबंधन, चाहे वो सरकार के हो और चाहे वो नागरिक स्तर के हो, वो सब उसी सूचना को लेते हैं। अब धीरे धीरे आप एक आंदोलन खड़ा करिए कि ये पंचांग गलत तिथियों में त्योहार हम क्यों मनाएं। हम तो नहीं मनाते, हम तो सही तिथि में मनाएंगे, हमारे को हमारे त्योहार मिलने चाहिए। अब फिर देखिए आप, तब सरकार बसंत पंचमी को शिशिर ऋतु में लगा सकती है क्या? आप जो वसंत पंचमी मना रहे हैं वो शिशिर ऋतु में लगी होती है कि, और मकर संक्रांति आप देखें तो जो है उत्तरायण अलग होता है, मकर संक्रांति अलग होता है। इस साल के पंचांग में हमने एक लघु लेख इस बात पर व्यवहारों से दिया है कि मकर संक्रांति और उसका संबंध कितना कितना गैप में है। आप ये समझिए कि
सन 5052 में मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाए, उसमें मनाई जाएगी मई के महीने में। मई में तो 9,999 में है। अगर ऐसा ही क्रम चलता रहा तो सन 9,999 में मकर संक्रांति 6 मई को है। ये मैंने गणित करके दिया है। अब लोगों को भ्रम है, भ्रम में डाला गया कि मकर संक्रांति तो होती है क्योंकि 14 जनवरी को होती है, ये तो एक फिक्स त्योहार है। अरे फिक्स त्योहार हो ही नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। अब विवेकानंद जी का जन्म तो बहुत पुराना नहीं है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी तो एक ही शताब्दी के हैं, वो 1863 के हैं, स्वामी जी 1825 के हैं। तो 1863 की मकर संक्रांति तो आपको देखनी चाहिए ना, आपको हमको। ठीक जी बिल्कुल। तो ये हमें जो आपने कहा अभी संकल्प पाठ अभी वो संस्कार विधि में नहीं है। हम लोग तो इधर यज्ञ तो करते हैं, घर में हम जन्मदिन पे करते हैं, लेकिन संकल्प पाठ हम भी नहीं करते। ये तो गलत कर रहे हैं हम लोग। हम भी हमें ये प्राप्त कराइए। देखिए ये चीज बिल्कुल गलत चल रही है। अगर आप यजुर्वेद का पहले अध्याय का 5वां मंत्र देखिए, उसमें संकल्प की विधा का मूल है। देखो वेदों में बातों का मूल है, हमारे व्यवहार के मूल आदर्श नियामक है, तथ्य है। ये वहां लेना चाहिए आपको कि वहां पर संकल्प वाचन के बारे में दिया है, एक आदर्श दिया हुआ है हमारे लिए। और बाद में हमारे ऋषियों ने संकल्प वाचन को किया है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः सप्तनवति कोटया एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि पंचविंशत्यधिक सप्तमे सृष्टब्दे अशीत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायणे मासानाम मासोतमे तिथि नक्षत्र लग्न योग, ये सब वेदोत्पत्ति में महर्षि जी ने भी गिने हैं। आप एक बार पढ़िए तो सही। वहां आपको करना चाहिए। आर्य समाज में कोई भी यज्ञ बिना संकल्प वाचन के नहीं होना चाहिए। नहीं करते हैं तो करना चाहिए। जी बिल्कुल। और करते हैं तो सही करना चाहिए। अब आज जो है अगर मान लीजिए कि आज की तिथि को हम आज की तिथि ना कह करके एक दूसरी तिथि से करेंगे तो वो सही थोड़ी कहलाएगा। गलत बिल्कुल नहीं होना, सिद्धांत का गलत नहीं होना, व्यवहार का गलत नहीं होना। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम कहीं भी गलत नहीं होंगे, तभी तो हम सत्य को स्वीकार करने और असत्य को त्यागने की बात कहां से पैदा हुई है। तो यही तो है वो मूल। ठीक, मेरी बात पूरी हो गई जी।